हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, अपने जो धुरंधर सीरीज चल रही थी तो उसका आज हम मैराथन बनाने वाले हैं। ठीक है, ये मैराथन नहीं बच्चों, एग्जाम में छपने वाले जो क्वेश्चंस, एग्जाम में छपने वाली जो थ्योरीज है वो उसका अपन यहाँ पर एनालिसिस करके उसको डिटेल में डायरेक्टली आपको बिल्कुल इजी वे में कंप्लीट करवाने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों। सबसे पहले अपना जो 12th का चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है बच्चों, तो अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं अपन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो बच्चों देखो, ये चैप्टर जो है वो आपके 12th बोर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा हाई वेटेज चैप्टर है। ठीक है, इस हाई वेटेज चैप्टर के अंदर अपने को कुछ क्वेश्चंस जो कि मैं तुम्हें बता दूं डायरेक्टली जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसकी बात करें अपन तो इसमें जैसे कि बच्चों आपसे पूछे सबसे पहले फ्लावर का डायग्राम, लेबल्ड डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो फ्लावर का अगर डायग्राम पूछ ले आपसे तो फ्लावर का डायग्राम। ठीक है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आपसे पूछे कि फ्लावर फ्लावर जो है उसका डायग्राम पूछे तो बच्चों फ्लावर जो है ना वो 4 वर्ल से मिलकर बना होता है, 4 घेरों से मिलकर बना होता है। सर आउटर मोस्ट जो घेरा होता है उसको अपन बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, आउटर मोस्ट घेरा है जिसको बोलते हैं कैलिक्स। इसके अंदर वाला जो घेरा होता है बच्चों उसको बोलते हैं कोरोला। इसके अंदर वाला जो घेरा होता है बच्चों उसको एंड्रोसियम या फिर बोलते हैं पुकेंसर। एंड्रोसियम या उसको बोलते हैं पुकेंसर, पुकेंसर। ठीक है, और इसके अंदर वाला जो घेरा है उसको बोलते हैं गाइनोसियम। क्या बोलते हैं? गाइनोसियम या फिर जायांग। ठीक है, तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ठीक है बच्चों, तो ये 4 घेरे होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट बच्चों जो है ना ये कैलिक्स होता है। क्या होता है? ये कैलिक्स। ठीक है, इसके अंदर सर इसके बाद अंदर पंखुड़ियां रंग बिरंगी जिसको अपन बोलते हैं जिसको अपन बोलेंगे क्या बच्चों? पेटल्स। और पेटल्स का जो ग्रुप होगा उसको क्या बोलते हैं अपन? सर कोरोला। ठीक है सर, इसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये हो गया अपना एंथर, ये फिलामेंट, और दोनों को मिला के स्टेमन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, और इसके इनर मोस्ट पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं बच्चों जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो बच्चों फ्लावर का डायग्राम आपसे पूछ सकता है वो, तो फ्लावर का डायग्राम आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अपना जो ये फर्स्ट चैप्टर है उसमें से एक फ्लावर का लेबल्ड डायग्राम आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद पूछेगा बच्चों आपसे वो कि फर्टिलाइजेशन के क्या क्या इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में मेनली जो इवेंट होता है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो क्या होता है? वो होता है फ्यूजन या फिर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है वो मेन इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो बच्चों। ठीक है, तो इसके पहले होने वाले इवेंट्स क्या होंगे? सर गैमेट फ्यूजन होने से पहले गैमेट का बनना जरूरी है, तो गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं बच्चों। गैमेटोजेनेसिस का काम जो है बच्चों यहाँ पर एंड्रोसियम के अंदर, पुकेंसन के अंदर अलग पार्ट करेगा। इसके अंदर करेगा कौन? सर ये पोलेन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, पोलेन ग्रेन जो होता है ये इसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। और जो गायनोसियम जो है ना इसके अंदर जो ओवेरी होती है उसके अंदर जो है ओव्यूल के अंदर बच्चों क्या होता है? एम्ब्रियो सेक। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं जिसको, वो होता है। ठीक है, ये पोलेन ग्रेन जो होता है इसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। तो इन गैमेट का फॉर्मेशन, जो पोलेन ग्रेन बनने की फॉर्मेशन होती है बच्चों उसको बोलते हैं अपन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, पोलेन ग्रेन बनने की जो फॉर्मेशन होगी बच्चों उसको क्या बोलते हैं अपन? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आपको बोल देना है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच पोलेन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द एंथर। ठीक है, इसके बाद अगर बोले अपन फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर जो कि फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक जो ओव्यूल के अंदर होता है, ये जिस प्रोसेस से बनता है बच्चों उसको बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस जो है वो इस तरीके से दोनों गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। इन गैमेट का फॉर्मेशन होने के बाद सर पोलेन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना जरूरी है। मान लो ये एंथर है तो एंथर से स्टिग्मा तक इसका ट्रांसफर होना जरूरी है। अब ये ट्रांसफर बच्चों जो है
इस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा तक, जो कि फीमेल पार्ट है, इसको बोलते हैं बच्चों पोलिनेशन। क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं बच्चों इसको। ठीक है, तो पोलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। सर पोलिनेशन कैसे हुआ? पोलिनेशन बच्चों जो है किसी भी बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट के थ्रू हो सकता है। बायोटिक कंपोनेंट जो कि लिविंग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे वो तितली हो, इंसेक्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो उसको अपन जूफिली बोलते हैं बच्चों को, जूफिली। ठीक है, या फिर एबायोटिक कंपोनेंट से सर जैसे कि पानी से हो तो हाइड्रोफिली, और वाटर एयर से हो तो एनिमोफिली। ठीक है, तो इस तरीके से पोलिनेशन किसी भी बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट से हो सकता है। लेकिन अगर सबसे मेजरली बात करें अपन तो हनी बी जो उसकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पोलिनेटर होता है। 80% पोलिनेशन जो है हनी बी द्वारा किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर पोलिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो बिंड हो गया। देखो बच्चों कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें स्पेसिफिक होता है कि इसका जो मोड ऑफ पोलिनेशन होगा वो किसके थ्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही अपन देखते हैं। अब क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में बात करेंगे अपन बच्चों। किसके बारे में बात करेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मान लो पोलिनेशन हो गया, पोलिनेशन होने के बाद क्या होगा सर? फ्यूजन होगा। तो बच्चों फ्यूजन का मतलब क्या है? देखो फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन में क्या होगा सर? यहाँ पर गेमिट ट्रांसफर होगा, ये फीमेल गाइनोसियम है। ठीक है, और इस तरीके से ये यहाँ पर क्या होगा सर? इस तरीके से ये पोलन ट्यूब आएगी, पोलन ग्रेन आएगा और इसके अंदर ये पोलन ट्यूब बनाएगा। ठीक है, पोलन ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा? पोलन ट्यूब बनाएगा बच्चों। ये इस तरीके से ये पोलन ग्रेन ने क्या किया, यहाँ पर पोलन ट्यूब बनाई। पहले तो ये पोलन ग्रेन ही आया था बच्चों। ठीक है, ये पोलन ग्रेन यहाँ पर आया था और इस पोलन ग्रेन ने अंदर पोलन ट्यूब बनाई इस तरीके से, और इसके अंदर ये जो मेल गेमिट्स थे उसको ट्रांसफर किया अंदर। ये जो ओव्यूल्स बने हुए हैं बच्चों, इस ओव्यूल्स के अंदर एक ओवरी के अंदर मोनो ओव्यूल्स भी हो सकते हैं, कई सारे ओव्यूल्स भी हो सकते हैं, और ये फीमेल गेमिट्स, ये मेल गेमिट्स जो है इसके अंदर। ठीक है, दो सेल है जो वेजिटेटिव और जनरेटिव। देखो 60% प्लांट में तो 2 सेल स्टेज में ही पोलिनेशन हो जाता है, लेकिन 40% प्लांट जो होते हैं उनमें 3 सेल स्टेज में पोलिनेशन होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे इस तरीके से ये पोलन ग्रेन्स आएगा। ठीक है, और ये जनरेटिव सेल होगी तो ये यहाँ पर डिवाइड करेगी और 1 से 2 बन जाएगी। ठीक है, फिर ये यहाँ पर ओव्यूल्स के अंदर एंटर करेगी और ओव्यूल के माइक्रोपाइल एंड से एंटर करके सर यहाँ पर इस तरीके से जो फीमेल गेमिटोफाइट होता है इस तरीके का, यहाँ 3 एंटीपोडल सेल होती है बच्चों। ठीक है, जिसकी प्लोइडी हाफ होती है, 2 सिनर्जिड सेल्स होती है और एक बीच में ये ऐसा एक सेल होती है। ये 2 सिनर्जिड सेल्स, इसमें फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है जो गाइड करता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब ओव्यूल्स के अंदर ये इसके इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। पोलन ट्यूब कहीं से भी एंटर करे ओव्यूल के अंदर, लेकिन एम्ब्रियो सेक में हमेशा माइक्रोपाइल एंड से ही एंटर करेगी। ये इसका माइक्रोपाइल एंड होता है बच्चों। यहां से एंटर करने के बाद क्या करेगी सर? एक गेमिट तो ये रहा और दूसरा गेमिट यहाँ छोड़ दिया, तो एक तो सिनगेमी ये हो गई और बीच में यहाँ पर 2 ये थे, तो यहाँ से सर ये एक यहाँ पे आएगा मेल गेमिट, तो ये जो 2n न्यूक्लियाई था उसको एक n और मिल गया और ये 3n एंडोस्पर्म बन गया। बच्चों ये एंडोस्पर्म क्यों बना सर? एंडोस्पर्म बना है किस लिए? यहाँ पर जो ये जाइगोट बनेगा बच्चों एग सेल के साथ, ये जो ये यहाँ पर ये जो जाइगोट बनेगा इन दोनों के फ्यूजन से, ये जो जाइगोट को नरिशमेंट करना है बच्चों, इस जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना है, इसको नरिश करना है, तो उसको लिए एंडोस्पर्म उसको फूड प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से 2 मेल गेमिट्स के थ्रू एक सिनगेमी और साथ में एंडोस्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। और लिख लो, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स? इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर है बच्चों है, और यही तुमसे पूछा जाएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और क्या होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लेना बच्चों। इसके बाद जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होंगे सर? फर्टिलाइजेशन हो गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है सर? फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये होगा कि जो ओव्यूल्स थे वो ओव्यूल्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों? सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो ओवेरी होती है बच्चों, वो ओवेरी जो है राइपन्ड फ्रूट में चेंज हो जाती है। ठीक है, राइपन्ड ओवेरी को ही अपन फ्रूट बोलते हैं, तो फ्रूट में चेंज हो गई। ठीक है, तो
ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हैं या बदलाव हैं जो कि एक फ्लावर के अंदर अपन ने देखे। ठीक है, ओवेरी जो है सीड में चेंज हो गई, ओव्यूल सीड में चेंज हो गया, ओवेरी किसमें, फ्रूट में चेंज हो गई। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करते हैं इसमें जो अपन ने मेजर टॉपिक जो था ये फर्टिलाइजेशन वाला वो कंप्लीट किया बच्चों। ठीक है, मोनोकोट और डाइकोट जो प्लांट होते हैं उनमें जो है स्ट्रक्चर तुम्हारे उसमें दी हुई है, तो उसको आप एक बार बच्चों जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मोनोकोट और डाइकोट जो सीड होता है, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें बच्चों सेकंड चैप्टर की, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो डायग्राम दिया हुआ है उसको लेबल्ड करना या उसका जो है उसकी नेमिंग करना, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए बच्चों। ठीक है, इसमें भी वही मैंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक इवेंट क्या होता है सर, बेसिक इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के पहले इसमें भी गेमेटोजेनेसिस होगा बच्चों। ये फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जो होता है एरा फर्टिलाइजेशन, एरा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जो होता है उसका फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, गैमिट्स का फ्यूजन होना बच्चों। ठीक है, तो फ्यूजन के पहले क्या होगा सर, गैमेटोजेनेसिस होगा। ठीक है, क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस जो होगा उससे होगा सर गैमिट फॉर्मेशन। ठीक है, गैमिट फॉर्मेशन, गैमिट फॉर्मेशन जो है अगर मेल में हुआ और फीमेल में होगा तो क्या क्या होगा सर, मेल जो है मेल में क्या होता है सर, स्पर्म फॉर्मेशन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन, और फीमेल में क्या होता है, फीमेल में ये होता है कि इसमें सर ओवा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में क्या होता है सर, स्पर्म और ओवा फॉर्मेशन, स्पर्म एंड ओवा जो है का फ्यूजन होता है बच्चों। सर ये कैसे होगा, क्या दोनों गैमेट्स आपस में कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे सर? बच्चों देखो यहाँ पर जो फीमेल गैमेट होता है ये नॉन मोटाइल होता है जनरली। कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। और ये कैसा होता है बच्चों, मोटाइल होता है। ये नॉन मोटाइल और ये मोटाइल होता है। इसलिए ये मोटाइल जो होता है मेल गैमेट, इसको ट्रांसफर करना पड़ता है फीमेल गैमेट के पास। तो बच्चों फीमेल गैमेट ओवेरी से प्रोड्यूस होता है और फेलोपियन ट्यूब जो होती है ना वहां पर पहुंच जाता है उसके एम्पुला रीजन पर। जब उसके एम्पुला रीजन पे पहुंच जाता है तो अपने स्पर्म्स को क्या करना चाहिए, स्पर्म शुड बी रीच टू एम्पुला रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, वहां पर पहुंचना चाहिए। तो इसके लिए बच्चों क्या करना पड़ता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग इंसेमिनेट करना पड़ता है। इंसेमिनेशन का मतलब है कि ये जो सीमन है अपना उसको फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू, वेजाइना के थ्रू फेलोपियन ट्यूब तक भेजा जाएगा। ठीक है, तो स्पर्म्स अंदर जाकर ट्रेवल करेंगे, मोटिलिटी शो करते हैं और इसका यहाँ पहुंचना होता है बच्चों इंसेमिनेशन। ठीक है बच्चों, इसको बोल देते हैं अपन इंसेमिनेशन। ठीक है, इंसेमिनेशन होने के बाद सर यहाँ पर फ्यूजन हो गया। फ्यूजन होने के बाद क्या हुआ सर, फ्यूजन जो हुआ उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। क्या फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। जाइगोट फॉर्मेशन होगा तो जाइगोट जो है एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया तो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जाइगोट का जो फॉर्मेशन होगा वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एम्ब्रियो बनने के बाद जैसे ही हर फीमेल का जो है, जैसे हर एनिमल्स में अलग अलग जेस्टेशन पीरियड होता है, मतलब उसका डेवलपमेंट फीटस का अलग अलग टाइम पर होता है बच्चों। तो यहाँ ह्यूमन बींग्स की बात करें अपन तो ह्यूमन बींग्स में ये जो जेस्टेशन टाइम पीरियड होता है ये एम्ब्रियो से फीटस बनने का जो टाइम होता है, एम्ब्रियो जो फीटस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एम्ब्रियो जो है फीटस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, किसमें, फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। तो एम्ब्रियो से क्या बन जाता है सर, एम्ब्रियो से बन जाता है, एम्ब्रियो जो है फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एम्ब्रियो से बन जाएगा किस फीटस में कन्वर्ट होगा, जेस्टेशन पीरियड के ड्यूरिंग बच्चों, जेस्टेशन पीरियड के ड्यूरिंग। तो इससे क्या बन जाएगा बच्चों, फीटस बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, फीटस बन जाएगा। ठीक है, अब ये फीटस क्या करेगा सर, ये फीटस आगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के ड्यूरिंग, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट,
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के ड्यूरिंग क्या होगा सर, ये फीटस की जो है ना, जैसे ये कंप्लीट जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट कर लेगा 270 डेज का, या कभी कभी थोड़ा इससे पहले भी, तो अब ये क्या करेगा सर, ये पार्चुरेशन करेगा। ठीक है, पार्चुरेशन का मतलब होता है बच्चों इसकी डिलीवरी करनी पड़ेगी। पार्चुरेशन का मतलब है इसकी डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, डिलीवरी ऑफ बेबी, इसकी डिलीवरी करनी पड़ेगी। पार्चुरेशन का मतलब होता है बच्चों डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, इसकी डिलीवरी करनी पड़ेगी क्योंकि ये बाहर निकलेगा बच्चों। ठीक है, डिलीवरी के बाद बच्चों सर इसका खाने पीने का भी इंतजाम करना पड़ेगा, तो माँ अपने इस बच्चे को दूध पिलाएंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, लैक्टेशन, तो ये हो गया बच्चों लैक्टेशन। तो ये पूरी समरी मैंने इसमें बताई कि किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या इवेंट जो है अपने को फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग या प्री फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग देखने को मिलता है। तो बच्चों इस तरीके से इस चैप्टर में आपसे जो पूछा जाएगा वो मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है इस तरीके से कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इसका बेसिक इवेंट है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद उसका सर इम्प्लांटेशन होता है यूटेरस में। यूटेरस में जो है ना ये एम्ब्रियो डेवलप करेगा और वो अपना फीटस बनाएगा। ठीक है, वो 270 डेज के अराउंड टाइम पीरियड लगेगा, जिसको जेस्टेशन टाइम पीरियड बोलते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है जिसको पार्चुरेशन या डिलीवरी ऑफ बेबी बोलते हैं, उसके बाद बच्चे के लिए जो माँ का ब्रेस्ट फीडिंग होती है जिसको अपन पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अपन ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कंप्लीट किया। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है बच्चों उसके बारे में अगर बात करें अपन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होगी बच्चों उसका मतलब होता है जनन स्वास्थ्य। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है बच्चों आदमी जो है फिजिकली, मेंटली, सोशली और इस तरीके से कंप्लीटली उसका वेलबींग, सभी पहलुओं पर वो अच्छी तरीके से क्या करे बच्चों, सभी पहलुओं पर अच्छी तरीके से फिट रहे। ठीक है, कंप्लीटली वेल बीइंग रहे। ठीक है, फिट रहे। ठीक है, तो उसको रिप्रोडक्टिवली अपन क्या बोलेंगे, हेल्दी बोलेंगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है बच्चों कि टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनमें वो क्या करे सर, वो इजीली और उसको कंप्लीटली फुलफिल करे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बच्चों जो है कुछ स्ट्रेटेजीज और कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो इसको गेन करने के लिए हमारी इंडिया के अंदर सबसे पहले जो है वो स्टार्ट किया गया कि 1951 में फैमिली प्लानिंग के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, एक प्रोग्राम शुरू किया गया, और उसके बाद फिर बच्चों इसी का नाम बदलकर इसमें कुछ और ज्यादा मॉडिफिकेशन करके इसका नाम रख दिया RCH। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर बच्चों। ठीक है, जनन एंड चिल्ड्रन यानी बच्चे का जो सुरक्षा है उसको लेकर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से इसको अपन ने आगे कंटिन्यू किया। इसके अपने कुछ गोल्स थे, कुछ मोटोज थे बच्चों। ठीक है, मेजर टास्क थे इसके RCH प्रोग्राम के। ठीक है, तो इन्होंने कुछ प्रोग्राम्स को क्या किया, इनिशिएट किया बच्चों। जैसे कि इन्होंने क्या किया सर, केयरिंग अवेयरनेस, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट की किस चीज को लेकर, अमंग पीपल्स डेट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स थे उनके बारे में इन्होंने क्या किया सर, उनके बारे में इन्होंने जो है बहुत सारी चीजों के बारे में बताया। ठीक है, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज और सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करवाया और बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई बच्चों। ठीक है, रोल ऑफ पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए इन सब के बारे में बताया। इसके बाद अपन बात करें बच्चों एमनियोसेंटेसिस, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों अगर किसी पेरेंट्स को लगता है कि उनमें कुछ क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर उनके बच्चे में जा सकता है। ठीक है, तो उस क्रोमोजोमल डिसऑर्डर को पता करने के लिए, ठीक है, उस क्रोमोजोमल डिसऑर्डर को पता करने के लिए क्या किया जा सकता है सर, एम्ब्रियोनिक स्टेज में डायग्नोसिस किया जा सकता है। लेकिन मेन पर्पज उसका क्या होना चाहिए कि बच्चे का क्रोमोजोमल डिसऑर्डर जो है उसको पता लगाने के लिए, डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम, कोई भी क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हो सकता है बच्चों। लेकिन इससे सर ये भी पता लगाया जा सकता है कि जो अंदर फीटस है वो मेल है या फीमेल, बच्चा है कि बच्ची है। ठीक है, अगर इसका सेक्स डिटर्मिनेशन के थ्रू उसको फिर एबॉर्शन करवा दिया जाता है तो बच्चा ये एकदम इलीगल होता है, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू बिल्कुल ही
इलीगल है, बैन है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर एमनियोसेंटेसिस की बात करेंगे बच्चों, एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस जो होता है बच्चों, उसमें ये बताया गया है कि एमनियोसेंटेसिस से क्रोमोजोमल डिसऑर्डर को पता लगाया जा सकता है, बट इसका मिस यूज किया जा सकता है, ठीक है। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर का पता लगाया जा सकता है, लेकिन इसका डिसयूज मिस यूज जो हुआ है वो क्या हुआ है, टू डिटरमाइन सेक्स, टू डिटरमाइन टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ बेबी, बेबी का सेक्स पता लगाने के लिए इसको यूज किया गया है, तो ये मिस यूज है बच्चों इसका, ठीक है। तो ये एमनियोसेंटेसिस के बारे में तुमसे एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है बच्चों, ठीक है। हाँ, यहाँ पर कुछ इंडिकेशंस अपने को मिले हैं किस चीज को लेकर, कुछ इंडिकेशंस मिले हैं बच्चों अपने को किस चीज को लेकर, यहाँ पर मिले इंडिकेशंस फॉर इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी, ठीक है। जैसे बच्चों यहाँ पर ये बताया रीजन फॉर ये बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, ठीक है। पुराने टाइम पर जो बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे थे यहाँ पर, एक पेरेंट्स हैं, अब उनके नंबर में काफी ज्यादा कमी आई है बच्चों, ठीक है। बर्थ रेट कंट्रोल हुई है, ठीक है। डेथ रेट को कम किया गया है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवा दी गई है। तो ये सब चीजें हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिली है बच्चों, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर इंडिकेशंस मिले हैं कि यहाँ पर हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी सुधरी है, ठीक है। रीजंस फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट होने का रीजन क्या था, क्योंकि सर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ यहाँ पर बर्थ रेट तो बनी रही, ठीक है, लेकिन जो डेथ रेट थी वो कम हो गई, ठीक है, नंबर बढ़ा बच्चों का। तो बच्चों इस पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स जो थी वो अपनाई गई, ठीक है, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ऑल द मेथड्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अवॉइड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने की जितनी भी मेथड्स हैं उन सबको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बोलते हैं बच्चों। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को जो है बच्चों अपन यहाँ पर 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को अपन क्या कर सकते हैं, 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है बच्चों कौन सी मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में नेचुरल मेथड्स होती है बच्चों, कौन सी होती है, नेचुरल मेथड्स होती है बच्चों। एक होती है नेचुरल मेथड्स होती है, ठीक है। एक होती है बच्चों अपन यहाँ पर अगर बात करें, ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड्स, ठीक है। आर्टिफिशियल मेथड्स होती है, एक आर्टिफिशियल मेथड्स होती हैं बच्चों। एक यहाँ पर अपन लास्ट में बात कर लेंगे सर्जिकल मेथड, ठीक है, ये सर्जिकल मेथड्स हो जाएंगी बच्चों, ये होती है सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। तो ये नेचुरल मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को नेचुरल, आर्टिफिशियल और सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। तो इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है बच्चों। नेचुरल मेथड में जो है ये अपन जैसे कि कुछ यहाँ पर दिया हुआ है नेचुरल मेथड्स में, जो इसके जिनमें अपन केमिकल्स का यूज ना करें बच्चों, ठीक है, बगैर केमिकल्स का यूज किए अपन प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता हो, जहाँ पे उसको अपन बोलते हैं नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है, नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड बोल रहे हैं, जैसे कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है बच्चों, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में ये होता है कि यहाँ पे जो है डे 10 टू डे 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, उसमें अवॉइड किया जाएगा किसको, सेक्सुअल इंटरकोर्स को, क्योंकि इस टाइम पर सर ओव्यूलेशन जो होता है ना, तो हाई चांस होते हैं किसके, कंसीवनेस के, यानी कि फर्टिलाइजेशन के। तो इस केस में इस टाइम पर इसको प्रिवेंट किया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर ओव्यूलेशन होगा, एग तैयार होगा, इधर से स्पर्म की मीटिंग हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो सकता है। विड्रोल या कोइटस मेथड हो सकता है, ठीक है। विड्रोल का मतलब होता है बच्चों की सेक्सुअल स्पर्म इजैकुलेशन से पहले ही फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से जो है पेनिस का रिमूवल कर लेना, बाहर उसको आउटसाइड कर लेना, ठीक है, ये हो सकता है। एक हो सकता है लैक्टेशन एमनोरिया, ठीक है, लैक्टेशनल एमनोरिया बच्चों, ठीक है। लैक्टेशनल एमनोरिया में जो होता है बच्चों अमेनोरिया, ठीक है, अमेनोरिया जो होता है, ये तीनों ऐसी मेथड्स हैं जो कि बच्चों, लेकिन ये नेचुरल, ये इनके साइड इफेक्ट लो है, ठीक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नो साइड इफेक्ट। क्यों, क्योंकि बच्चों इसमें अपन ने किसी तरीके का केमिकल स्टेरॉइड्स वगैरह यूज नहीं किए हैं, लेकिन इसके चांसेस ऑफ फेल्यूर अच्छे खासा,
इसके चांसेस ऑफ फेल्यूर ज्यादा होते हैं बच्चों, ठीक है। आर्टिफिशियल मेथड्स में आ सकता है, बैरियर मेथड्स आ सकती है बच्चों, ठीक है। बैरियर मेथड्स, आईयूडीज मेथड्स, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हो सकती है, बैरियर मेथड्स हो सकती है, और इसमें बच्चों जो डॉक्टर्स लोग बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो सकती हैं, इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स हो सकते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि ओरल पिल्स हो सकती हैं, इम्प्लांट्स हो सकता है बच्चों, ठीक है। ये सब इसके ये हैं। लेकिन जब मेडिकल ये जो है सर्जिकल मेथड्स में जब किसी कपल्स को बच्चा नहीं चाहिए अब आगे, ठीक है, तो वो सर्जिकल मेथड्स के थ्रू क्या करवा सकता है सर, फीमेल्स में ओवियन फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट करवा सकते हैं जिससे कि ओवा यूटेरस की तरफ मूव ना करे, ठीक है। और मेल में सर, मेल में वास डिफरेंस जो होती है उसको कट करके टाइट किया जा सकता है जिससे कि स्पर्म जो सीमन जो विदाउट स्पर्म्स के ही रिलीज हो, सेमिनल प्लाज्मा ही हो उसमें, ठीक है। तो सर्जिकल मेथड्स में अपन मेल और फीमेल के अंदर दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। मेल के अंदर जो है और फीमेल के अंदर क्या कर सकते हैं सर, मेल के अंदर जो है अपन क्या करेंगे सर, इसमें वास से डिफरेंस को कट कर देंगे, वास डिफरेंस को कट कर देंगे, और इसमें जो है अपन फेलोपियन ट्यूब को कट एंड टाइट कर देंगे। फेलोपियन ट्यूब जो होती है उसको अपन क्या करेंगे, कट एंड टाइट कर देंगे, ठीक है, कट एंड टाइट कर देंगे। वास डिफरेंस जो होती है उसको भी अपन यहाँ पर कट एंड टाइट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, कट एंड टाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सिस्टम है वो देखा अपन ने, कट एंड टाइट किया है, ठीक है। तो ये पूरा एक सिस्टम था जिससे कि बच्चों अपन ने क्या किया, यहाँ पर अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से। इनके एग्जांपल्स तुम्हें याद होना चाहिए। इसके साथ ही एक और टर्म जिसको बोलते हैं अपन द मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ये एक्ट बच्चों जो है 1971 से ही इंडिया में लागू है, और उस केस में मेडिकल टर्मिनेंसी का मतलब है बच्चों किसी भी रीजन से, किसी भी रीजन से अनमेरिड फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको किस तरीके से जो है उसको किस तरीके से एबोर्ट किया जाए, क्या किया जाए उसका, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारी प्रोसीजर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि बच्चों यहाँ जैसे मान लो कोई नादानीवश या किसी भूलवश या किसी रेप केस में अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाती है फीमेल, तो उसके लिए फिर यहाँ पर कुछ प्रोसीजर्स है, तो उसके थ्रू फिर उसकी मेडिकल टर्मिनेंसी और प्रेगनेंसी करवाई जा सकती है बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों किसकी, इसके बाद अपना अगला जो चैप्टर है उसकी बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है बच्चों। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है बच्चों। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो होता है उसमें ये देखा गया है बच्चों कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, कौन से प्रिंसिपल्स सर, यहाँ पर ऐसे प्रिंसिपल्स जिसके थ्रू इनहेरिडिटी होती हो बच्चों। इनहेरिडिटी का मतलब है कि यहाँ पर इनहेरिडिटी का मतलब है कि जो पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स प्रोजेनी में पास होते हैं बच्चों उसको इनहेरिडिटी बोलते हैं अपन, ठीक है, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, किस तरीके से पास ऑन होते हैं, ठीक है, क्या रूल्स फॉलो होते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में मेंडल साहब ने बताया था। मेंडल साहब ने बच्चों इसमें जो है मटर के दानों पर, मटर के पौधे पर कम से कम 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों। कितने साल तक, 7 साल तक, 1866 से 53 तक, 1856 से बच्चों 63 तक मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, ठीक है, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। 1856 से 63 तक मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। उसमें उसने पौधों के 7 कैरेक्टर्स को कंसीडर किया था बच्चों, ठीक है। यहाँ पर प्लांट से 7 साल तक उसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, पौधों के ऊपर जो है 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया, और उसमें उन्होंने बताया मेंडल ने कि किस तरीके से उन्होंने हेरिडिटी के कैरेक्टर्स के बारे में बात की बच्चों, ठीक है। मेंडल ने बच्चों यहाँ पर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी दी, ठीक है। मेंडल ने जो है यहाँ पर जो पाइसम सेटाइवम जो कि मटर का पौधा था उसका साइंटिफिक नेम है, उसके ऊपर 7 साल तक काम किया, और उसके 7 कैरेक्टर्स के 14 ट्रेड्स, 7 कैरेक्टर्स के 14 ट्रेड्स के बारे में बात की बच्चों, 14 ट्रेड्स के बारे में बात की। 14 ट्रेड्स में से जो है 7 जो है
रिसेसिव हो सकते थे बच्चों, ठीक है, रिसेसिव, और 7 जो है डोमिनेंट हो सकते थे, ठीक है, 7 रिसेसिव और 7 जो है डोमिनेंट हो सकते थे बच्चों, ठीक है, 7 रिसेसिव और 7 डोमिनेंट हो सकते थे बच्चों, ठीक है। तो रिसेसिव और डोमिनेंट के बारे में इन्होंने बात की, ठीक है। इन्होंने स्टेम की हाइट की बात की, ठीक है, स्टेम हाइट की बात की, ठीक है। फ्लावर का कलर, फ्लावर कलर, ठीक है, फ्लावर कलर, फ्लावर शेप, सॉरी बच्चों, फ्लावर पोजीशन, ठीक है, पोड शेप, फली की शेप, पोड कलर, फली यानी पोड यानी फली, ठीक है, पोड कलर की बात की बच्चों, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने बात की, ठीक है, सीड शेप और सीड स्टेम, सीड शेप और सीड कलर की बात की बच्चों इन्होंने, ठीक है। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इन्होंने बात की बच्चों, ठीक है, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इन्होंने बात की। और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करते हुए इन्होंने क्या किया था बच्चों, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था ना, एक तो उन्होंने किया था प्लांट की हाइट के बारे में एक्सपेरिमेंट किए थे बच्चों। पहला एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर इन्होंने बता दिया था कि प्लांट की हाइट का कैरेक्टर कंसीडर करें तो ये टोल प्लांट था, प्योर टोल, और ये था डोर्फ, प्योर डोर्फ था बच्चों, ठीक है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। इसको अपन अगर आगे फर्दर इसमें F1 जनरेशन में तो T1 कैपिटल टी और स्मॉल टी ये जनरेशन आ गई थी। और इसको आगे अगर फर्दर बच्चों इसका गेमिट दोनों का अलग किया, मेल और फीमेल का, तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें सभी प्लांट्स क्या हुए बच्चों, सभी टोल प्लांट्स हुए, ठीक है। तो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर इन्होंने मेंडल साहब ने बताया कि दो चीजें यहाँ पर देखने को मिली बच्चों, ठीक है। पहली चीज तो ये देखने को मिली यहाँ पे कि यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो छोटा प्लांट था वो बड़े प्लांट के एलिल्स के साथ आने पर वो भी लंबा हो गया, यानी कि कैपिटल टी इज डोमिनेंट और स्मॉल टी, ठीक है। तो यहां से उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया बच्चों, क्या दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता था बच्चों, क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल है, क्या सभी ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, नहीं बच्चों, इसके कुछ एक्सेप्शन थे बच्चों। तो इसके एक्सेप्शन में अगर बात करें अपन, ठीक है, इसके एक्सेप्शन में बात करें लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, एक्सेप्शन में अगर इसकी बात करें, एक्सेप्शन में अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर दो आएंगे, ठीक है, एक आता है लिंकेज, सॉरी बच्चों ये इसका नहीं है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक आता है को डोमिनेंस, ठीक है। को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है बच्चों, ये दोनों इसके एक्सेप्शन है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आता है बच्चों, तो इसमें बात करें अपन कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉर ऑफ क्लोक प्लांट या स्नैप ड्रैगन प्लांट जो है, ठीक है, उसके ऊपर इसका एग्जाम्पल है बच्चों। इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो एक ही आता है, दैट इज 1:2:1। को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है बच्चों ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स। इसमें जो अगर मान लो दो एलिल्स मिल गए ए और बी, तो ब्लड ग्रुप बच्चों ए बी ही हो जाता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट है एक दूसरे के ऊपर। जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंट का एग्जांपल मैंने आपको बताया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें बच्चों दूसरा लॉ जो है लॉ ऑफ प्यूरिटी, लॉ ऑफ प्यूरिटी या सेग्रीगेशन, ठीक है बच्चों। यहाँ पर गैमेट जो है वो प्यूरिटी या सेग्रीगेशन बिल्कुल अपना अलग तरीके से होते हैं, ठीक है। हमेशा एलिल्स सेपरेट होंगे, दूसरे एलिल्स के साथ जुड़ेंगे, डिफरेंट पेरेंट्स के एलिल्स से, और एक नया फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करवाते हैं। फिर मेंडल ने बच्चों डायहाइब्रिड क्रॉस किया, और डायहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू दिया उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट बच्चों, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, ठीक है। इसके थ्रू बताया मेंडल ने कि यहाँ पर बच्चों, मेंडल ने बताया कि कोई भी दो कैरेक्टर्स जब पास ऑन होते हैं अगली जनरेशन में पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो एक दूसरे से वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि लंबा आदमी हमेशा गोरा हो ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, क्योंकि लंबाई का कैरेक्टर उसके कलर के कैरेक्टर से बिल्कुल अलग है, ठीक है। और या छोटा आदमी हमेशा काला हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, लंबा आदमी भी काला हो सकता है और छोटा आदमी गोरा भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने साथ में लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसके बारे में फिर टी.एच. मॉर्गन ने एक चीज बताई कि मेंडल साहब अपनी जगह ठीक थे, लेकिन मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी दो जीन्स जो कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, अगर वो फिजिकली एसोसिएटेड है, क्रोमोजोम में बिल्कुल क्लोजली फिजिकली एसोसिएटेड है, तो अगली जनरेशन में एक साथ ही पास हो सकते हैं,
यानी कि 2 कैरेक्टर एक साथ जा सकते हैं। तो इसका एक्सेप्शन बन गया बच्चों अपना लिंकेज। क्या बन गया? लिंकेज। तो लिंकेज के बारे में बच्चों उन्होंने किसके ऊपर स्टडी करके बताया? ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलानागोस्टर, ठीक है, ड्रोसोफिला मेलाना गोस्टर जो है उसके ऊपर करके बताया, ठीक है, कि ड्रोसोफिला मेलाना गोस्टर जो होता है बच्चों, उसके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने बताया कि यहाँ पर किस तरीके से जो है वो हाँ, किस तरीके से वो जो है लिंकेज देखने को मिल रहा था बच्चों। लिंकेज जो होता है वो रिकॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट होता है बच्चों, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन मतलब नॉन पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। तो बच्चों इसमें अपन ने बात की, यहाँ पर मेंडल साहब ने इन्हीं चीजों के बारे में बात की, और फाइनली जो है यहाँ पर ये सब करने के बाद यहाँ पर कुछ क्रोमोजोमल को ऑब्जर्व किया, मेंडल साहब की स्टडी को ऑब्जर्व किया, और ये जो जीन्स का जो नेचर था उसको ऑब्जर्व करते हुए क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो दी वो किसने दी बच्चों? सटन एंड बावेरी ने। किसने? सटन एंड बावेरी ने दी बच्चों। और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया किसने? टीएच मॉर्गन ने, ठीक है। किस पर किया बच्चों? ड्रोसोफिला मेलानागोस्टर पर किया, ठीक है। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बावेरी ने दी, ठीक है। सटन एंड बावेरी ने किस पर? ड्रोसोफिला पर, और टीएच मॉर्गन ने उसको क्या किया? एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें बच्चों, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बाद यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन तो अपन ने पढ़ चुके हैं बच्चों। म्यूटेशन क्या होता है बच्चों? म्यूटेशन का मतलब होता है बच्चों एकदम से सडनली चेंज आ जाए, अगर सीक्वेंस डीएनए का जो सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है, अगर उसमें चेंज आ जाता है बच्चों तो इसको बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन मोस्टली हार्मफुल ही होता है बच्चों, लेकिन बट इट कैन बी यूजफुल या बेनिफिशियल समटाइम, ठीक है। कभी कभी ये जो है बेनिफिशियल भी हो सकता है, बट मोस्टली तो हार्मफुल ही होता है बच्चों, इतना इसमें बताना है। इसके बाद आपके जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उनको अपन ने 2 कैटेगरीज में बांट लिया बच्चों, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को अपन ने क्या किया? 2 कैटेगरीज में बांट लिया बच्चों, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है उनको अपन ने 2 कैटेगरीज में बांट लिया। 2 कैटेगरीज जो होती हैं उनमें एक में मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, ठीक है, और एक होता है बच्चों यहाँ पर क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, ठीक है, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, ठीक है, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है और एक होता है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में बच्चों अगर सिंगल जीन के किसी सिंगल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में अगर आ जाता है प्रॉब्लम, या वहां पर कोई अल्टरनेशन आ जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन म्यूटेशन, मेंडेलियन डिसऑर्डर। यानी कि इसको जीन म्यूटेशन भी बोल सकते हैं या पॉइंट म्यूटेशन भी बोल सकते हैं बच्चों, पॉइंट म्यूटेशन। लेकिन यहाँ पर अगर पूरे क्रोमोजोम में ही प्रॉब्लम आ गई है तो इसको क्रोमोजोमल डिसऑर्डर बोलते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमोजोमल डिसऑर्डर जो है बच्चों उसका यहाँ पर एग्जांपल्स देखें तो अपन यहाँ पर 5 डिजीज के बारे में इन्होंने ब्रीफली बताया हुआ है, ठीक है। जैसे कि बताया बच्चों इन्होंने सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताया बच्चों। किसके बारे में बताया है? सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताया है इन्होंने, ठीक है। पूछ ले आपसे तो आप शॉर्ट में बता देना बच्चों, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है बच्चों? सिकल सेल एनीमिया में जो है यहाँ पर जो आरबीसी होती है उसकी शेप जो है वो रेप्चर्ड हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 चेन्स होती हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, इसमें जो एमिनो एसिड जो प्रोटीन बनता है ना, और प्रोटीन से जो आरबीसी जो बनता है, प्रोटीन जो है हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है बच्चों, ठीक है, और वो प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड्स की चेन से। तो उसकी एमिनो एसिड की चेन जो होती है ना, उसकी 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन इस डिजीज की वजह से 6th पोजीशन पर वेलिन आ जाता है बच्चों, जिसकी वजह से आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो रेप्चर्ड हो जाता है, उसकी वजह से शेप उसकी अस्याकार हो जाती है बच्चों, ठीक है। इससे कि वो रेप्चर्ड हो जाती है, तो ये बच्चों सिकल सेल एनीमिया ये भी फीटल होता है बच्चों, ठीक है। हाँ, इसका कैरियर जो होता है उसको मलेरिया डिजीज नहीं हो सकता, क्योंकि मलेरिया का जो वो पैथोजन होता है वो हीमोग्लोबिन पर जिंदा रहता है, ठीक है बच्चों। सिकल सेल एनीमिया हो गया। इसके बाद अगर बात करें बच्चों अपन इसमें कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस की बात कर लें बच्चों, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस हो गया। हीमोफीलिया हो गया बच्चों, ठीक है, हीमोफीलिया हीमोफीलिया हो गया, ठीक है। ये अपन बच्चों इसके क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स की।
तो सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है। सॉरी 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 पॉइंट म्यूटेशन, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया हो गया, ठीक है। अब अगर बात करें बच्चों यहाँ पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की, तो इसमें डाउन सिंड्रोम आ जाता है, अपना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आ जाता है, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बच्चों, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आ गया, और टर्नर सिंड्रोम, ये सब बच्चों क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है। क्या है ये? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं बच्चों, ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। ये सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने इसमें ये देखने को मिला बच्चों टर्नर सिंड्रोम में। अब मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो बच्चों ये तो जेनेटिकल लेवल पर मेंडल साहब ने जो बताया उसके बारे में अपन ने बात की, लेकिन अब मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब ये बोल रहा है कि डीएनए और आरएनए क्या होता है उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड की बात की इसने, ठीक है। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये कहना चाह रहा है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो होता है उसमें इसने किसकी बात की, इसमें बात की इन्होंने बच्चों मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, इसमें इन्होंने बात की न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है बच्चों। न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसके बारे में बात की इन्होंने, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या क्या हो सकता है सर? डीएनए हो सकता है एंड आरएनए हो सकता है बच्चों। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है बच्चों, ठीक है। और एक होता है आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है बच्चों। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है बच्चों? ये होता है तीन चीजों से मिलकर बनता है ये, ठीक है। एक तो पेंटोज शुगर बच्चों, पेंटोज शुगर होगी, एक नाइट्रोजन बेस होगा बच्चों इसमें, और एक होगा इसमें फोस्फोरिक एसिड, ठीक है, फोस्फोरिक एसिड होगा बच्चों, ठीक है। तीन चीजें होती है यहाँ पर, जबकि राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए में जो है तीन चीजें इसमें भी देखने को मिलती है, जो कि होती है पेंटोज शुगर, ठीक है बच्चों, पेंटोज शुगर होती है, ठीक है, पेंटोज शुगर होती है, नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है, और इसमें एक फोस्फोरिक एसिड होता है, फोस्फोरिक एसिड होता है। तो यहाँ पर सर ये जो पेंटोज शुगर होगी ना ये डीऑक्सी होती है बच्चों, यहाँ पर डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज होती है बच्चों। यहाँ नाइट्रोजन बेस जो है बच्चों यहाँ पर एडेनिन थायामीन, ठीक है, एडेनिन थायामीन ग्वानिन और साइटोसिन हो सकता है, ठीक है। फोस्फोरिक एसिड बच्चों ये होता है, ये यहाँ पर फोस्फोरस और इस तरीके से O डबल बॉन्ड OH 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 यानी कि H3PO4 ये होता है बच्चों फोस्फोरिक एसिड। यहाँ पर जो पेंटोज शुगर होगी बच्चों वो राइबोज होगी, राइबोज शुगर 5 कार्बन वाली, यहाँ पर डीऑक्सी राइबोज थी क्योंकि बच्चों इसमें सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन गायब होता है बच्चों, ठीक है, इसकी सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसकी सेकंड पोजीशन पर होता है आरएनए के केस में। नाइट्रोजन बेस बच्चों यहाँ पर एडेनिन, एडेनिन ग्वानिन, ठीक है, और थायामीन और साइटोसिन, ठीक है। यहाँ पर बच्चों ये नहीं होता है सॉरी थायामीन की जगह यहाँ पर यूरेसिल होता है बच्चों, ठीक है, थायामीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए, ठीक है। और फोस्फोरिक एसिड तो सेम होता ही है H3PO4, ये तो दोनों में ही सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखा गया कि जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में कौन सा मिला, तो बच्चों मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल डीएनए था, क्या था? डीएनए था मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में। लेकिन ऐसा नहीं था बच्चा, डीएनए जो है ना आरएनए से इवोल्व हुआ था, ठीक है, यानी कि डीएनए जो है बाद में बना था जेनेटिक मटेरियल, इससे पहले आरएनए जो है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, आरएनए इज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था बच्चों, ठीक है, आरएनए जो है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था बच्चों, आरएनए इज अ फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, इसकी बात करें तो अपन। लेकिन डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल था। सर डीएनए बनता कैसे? देखो बच्चों इन यूनिट्स को मिलाने पर डीएनए बनता है। एक अगर स्ट्रक्चर की बात करें अपन न्यूक्लियोटाइड की, तो सर ये पेंटोज शुगर बनाओ, ये पेंटोज शुगर बनाया, ठीक है,
पेंटो शुगर बनाया, ठीक है। पेंटो शुगर जो है इसमें अपन ने क्या किया सर, पेंटो शुगर बनाई तो इसमें इसकी फर्स्ट पोजीशन पर अपन ने कार्बन में क्या जोड़ा, फर्स्ट कार्बन पर अपन ने जोड़ा सर इसमें ना कोई नाइट्रोजन बेस जोड़ देंगे। नाइट्रोजन बेस एडेनिन भी हो सकता है और वो जुड़ेगा बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद इसकी फिफ्थ नंबर की जो पोजीशन है, फिफ्थ नंबर के पोजीशन पर CH2H यहाँ पर इस कार्बन के साथ सर फोस्फेरिक एसिड जुड़ेगा, ठीक है, OH, ठीक है, यहाँ O डबल बॉन्ड कर देंगे OH, ठीक है, इसके फिफ्थ कार्बन पर। तो यहाँ पर ये फोस्फेरिक एसिड जुड़ जाएगा फोस्फोएस्टर बॉन्ड से बच्चों, फोस्फोएस्टर बॉन्ड से। अब सर एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, ठीक है। ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ेगा बच्चों, इसकी थर्ड पोजीशन पर ये अगला फोस्फेट बॉन्ड बनेगा, ठीक है, इसके फिफ्थ कार्बन से बच्चों, ठीक है, इसके ये फिफ्थ कार्बन से। ऐसे फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ठीक है। यहाँ पर वापस अपन को एक नाइट्रोजन बेस जोड़ देते हैं जी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ भी एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, लेकिन सर इधर डीएनए एक सिंगल स्ट्रैंड तो बन जाएगा इस तरीके से। डीएनए का फॉर्मेशन बच्चों में 5 एंड टू 3 एंड होता है, ये 5 फ्री एंड है इसका और हमेशा इसका 3 एंड, यानी कि डीएनए फॉर्मेशन हमेशा बच्चों, डीएनए फॉर्मेशन जो होता है वो हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, 5 to 3 days, ठीक है, डीएनए का फॉर्मेशन। जबकि यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा वो किस तरीके से होगा सर, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा रिवर्स में, एंटी पैरेलल में, क्योंकि बच्चों डीएनए डबल हेलिक्स है ना, तो ये ए किससे जुड़ेगा इधर बच्चा, ए टी से जुड़ेगा ना यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट नंबर का कार्बन बनाऊं तो ये मैं ये फर्स्ट नंबर का कार्बन बनाया और इस तरीके से मैं इसको अगर बनाऊं बच्चों तो ये फर्स्ट नंबर का कार्बन बनाया, ये इस तरीके से फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, इस तरीके से ये टी से जुड़ गया डबल बॉन्ड से, ठीक है। अब सर इसका 5वें नंबर का कार्बन ये रहा, इससे फोस्फोरस जोड़ो बच्चों P, ठीक है, ये 5वें नंबर का कार्बन हो गया, ठीक है। तो फिर इसकी एंटी पैरेलल पेरिटी बनेगी सर, इसका ये थर्ड नंबर का कार्बन जो है वो वापस एक नया फोस्फोरस बनाएगा और इस तरीके से वापस से ये कंडीशन, वापस से ये इस तरीके का बॉन्ड बनेगा बच्चों, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड किससे जुड़ेगा सर, जी जो है ट्रिपल बॉन्ड C से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड की चेन दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगी और ये डीएनए का फॉर्मेशन करेगी। हाँ बच्चों, बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा 3 to 5 एंड में होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, लेकिन डीएनए का फॉर्मेशन 5 to 3 एंड की तरफ होगा, ठीक है बच्चों। तो ये डीएनए की बात की अपन ने, ठीक है। तो अपन ने देखा कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस होते हैं बच्चों वो 5 होते हैं, कितने होते हैं, नाइट्रोजन बेस 5 होते हैं बच्चों, नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं, 5 होते हैं। अगर मेजरली दो कैटेगरी में इनको डिवाइड करते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, पायरिमिडिन, ठीक है, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन जो होता है बच्चों एडेनिन, एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन, ग्वानिन, ठीक है, ए और जी, ठीक है। पायरिमिडिन में 3 आ जाते हैं बच्चों, ठीक है, पायरिमिडिन में 3 आ जाते हैं, एक का नाम है एडेनिन, ग्वानिन तो हो ही गया, इसमें साइटोसिन, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है और एक होता है यूरेसिल, ठीक है। यूरेसिल डीएनए में नहीं होता है बट आरएनए में होता है, ठीक है, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है इन प्लेस ऑफ थाइमिन, ठीक है। तो ये होते हैं बच्चों, जैसे इसका नाम छोटा है लेकिन इसकी स्ट्रक्चर डबल मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होती है ये, ठीक है, एक 4-6 कार्बनों वाली, एक 5 कार्बन वाली 5 मेंबर्ड रिंग होती है। इसमें नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया जाएगा बच्चों, 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पर। ये सिंगल रिंग 6 मेंबर्ड रिंग होती है और इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है बच्चों 1 और 3 पोजीशन पर, ठीक है। तो यहाँ तक तो अपन ने नाइट्रोजन देख लिया, पेंटो शुगर की स्ट्रक्चर देख ली, ठीक है। तो इस तरीके से डीएनए फॉर्मेशन होता है। डीएनए की पैकेजिंग के लिए बच्चों प्रोकैरियोट्स में तो नॉर्मल पैकेजिंग हो जाती है साइटोप्लाज्म में, लेकिन यूकैरियोट्स के केस में सर उसकी पैकेजिंग जो है न्यूक्लियोसोम्स की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में, न्यूक्लियोसोम्स की फॉर्म में। न्यूक्लियोसोम जो है ना पैकेजिंग की यूनिट होती है, इसमें 8 स्टोन प्रोटीन जैसे कि H2A, H2B, ठीक है, H2B, इनकी 2-2 यूनिट आपस में कंबाइंड करती है और यहाँ पर H3 की और H4 की
कंबाइंड करती है, और एक ये लिंकर डीएनए जो इसको H1 स्टोन प्रोटीन होता है, इसका लिंकर होता है, उसके ऊपर जो है 2.25 बार डीएनए लिपटता है बच्चों। इससे कितने बार? 2.25 बार। और इस बार एक ऐसे न्यूक्लियोसोम यूनिट बन गई। ऐसी बहुत सारी न्यूक्लियोसोम यूनिट मिलकर जो है इसकी डीएनए की पैकेजिंग करती है। तो डीएनए के पैकेजिंग में बच्चों स्टोन और लाइसिन जो 2 अमाइनो एसिड्स हैं वो जरूरी होते हैं। ये बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं क्योंकि डीएनए एसिडिक होता है, तो ये आपस में कंबाइंड करें। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए स्टोन और लाइसिन रिक्वायर्ड होता है डीएनए की पैकेजिंग के लिए। क्योंकि बच्चों डीएनए की पैकेजिंग इसलिए जरूरी है, 2.2 मीटर डीएनए जो कि जिसको आप इस सेल के ऐसे न्यूक्लियस में, जिसको आप नेक्ड आई से देख भी नहीं पा रहे हैं, उसके अंदर उसको पैकेज करना है बच्चों। इसलिए उसकी पैकेजिंग हाईली एफिशिएंट तरीके से होना कंपलसरी है। ठीक है। इसके बाद इन्होंने बताया कि अब तक ये तो था, ठीक है, ये तो अभी प्रेजेंटली डेट में अपने को पता है इसलिए, ठीक है, लेकिन उस टाइम पर लोगों को पता नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, प्रोटीन होता है या डीएनए होता है, इसके बारे में नहीं पता था लोगों को। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए कुछ साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि जेनेटिक मटेरियल क्या होगा। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए बच्चों जिसका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बच्चों स्टेफाइलोकोकस निमोनिया पर काम किया। स्टेफाइलोकोकस निमोनी जो निमोनिया कोज करता है बच्चों, उसके ऊपर काम किया और बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आई थिंक डीएनए होना चाहिए, आई थिंक ऐसा बोला इन्होंने। ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं थे ये, एक्चुअल में ये कंफर्म नहीं थे कि डीएनए ही होगा बच्चों। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि डीएनए होना चाहिए लेकिन कंफर्म नहीं थे बच्चों। ठीक है, तो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के लिए इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट को बोल रहे थे अपन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। एक्चुअल में बच्चों ने चूहों के ऊपर प्रयोग किया था। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में इनको पता लगा कि समथिंग इज पास्ड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया दैट इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जो कि जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए था। ठीक है बच्चों, लेकिन उस टाइम पर इनको पता नहीं लगा था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। फिर इसके बाद जो है ना, इनका जो हार्सी एंड चेज ने जो बोला कि हम ऐसा प्रूफ देंगे आपको अनइक्विवोकल, जिसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठा सकता। ठीक है, अनइक्विवोकल का मतलब है जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता कि हाँ यार ये क्या किया तुमने। ठीक है, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया बच्चों। यहाँ पर इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट जो किया हार्सी एंड चेस ने, जिसके थ्रू प्रूव कर दिया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। 99.99% जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सब में डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल था। इन्होंने भी बच्चों रेडियो लेवल टेक्निक का प्रयोग किया था। इन्होंने फॉस्फोरस और सल्फर को रेडियो लेवल करके बता दिया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और इन्होंने फिर बताया कि जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, कि प्रॉपर्टीज होनी चाहिए रेप्लिकेशन, बिल्कुल वो रेप्लिकेशन करना आना चाहिए उसको। ठीक है, स्टेबिलिटी उसकी अधिकांश होनी, बहुत स्टेबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि ये जो है जनरेशन टू जनरेशन पास होगा। ठीक है, इसके अलावा ये स्लो म्यूटेशन शो करे। स्लो म्यूटेशन का मतलब वेरिएशन के लिए, आने वाली नई स्पीसीज बनाने के लिए इसको वेरिएशन शो करना चाहिए जो कि स्लो होना चाहिए, नॉट फास्ट। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों के बारे में इन्होंने बताया। इसके बाद इन्होंने बताया डिपेंड्स फॉर आरएनए फॉर एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया सर, रेप्लिकेशन के बारे में बताया। रेप्लिकेशन जो होता है बच्चों, वाटसन और क्रीन का जो डबल हेलिक्स मॉडल था। ठीक है, इन्होंने सेंट्रल डोगमा दिया बच्चों। सेंट्रल डोगमा जो दिया उसमें इन्होंने बताया कि सेंट्रल डोगमा जो होता है, सेंट्रल डोगमा में क्या होता है कि सेंट्रल डोगमा में ये होता है कि बच्चों जो है यहाँ पर जो डीएनए है ना, सेंट्रल डोगमा जो होता है उसमें जो डीएनए जो है वो क्या करता है, नया डीएनए बनाता है। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए से जो आरएनए बनेगा उसको बोलते हैं अपन ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और आरएनए से क्या बनता है बच्चों? प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? आरएनए से प्रोटीन बनता है, और आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा उसको बोलते हैं अपन ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है, हाँ, अगर आरएनए से डीएनए बन रहा है तो इसको बोल सकते हैं बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो बच्चों ये देखो, ये एचआईवी वाला जो वायरस होता है उसमें यही तो प्रोसेस होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी बच्चों,
इस तरीके से कोई भी जीन जो होता है डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट वो प्रोटीन को कोड करता है और किसी भी कैरेक्टर को शो करने में या उसको दिखाने में हेल्प करता है, फिनोटिपिक कैरेक्टर बनाने में। ठीक है बच्चों, तो अपने को यहाँ पर सबसे पहले अगर रेप्लिकेशन की बात करें तो रेप्लिकेशन जो होता है बच्चों वो डीएनए का डीएनए से बनना और वो होता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड से। किससे होता है? सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो होती है बच्चों वो डीएनए से डीएनए बनाने की प्रोसेस होती है और इसमें ये बोला गया है कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था बच्चों? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। उसने बोला कि जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो जो एक डीएनए से दो डीएनए बनता है तो हमेशा नए वाले डीएनए में एक पेरेंटल डीएनए होगा और एक नया डीएनए होगा। एक पेरेंटल डीएनए होगा और एक डीएनए एक स्ट्रैंड नया होगा। ठीक है, एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा जबकि दूसरा स्ट्रैंड कैसा होगा सर? दूसरा स्ट्रैंड सॉरी बच्चों, दूसरा स्ट्रैंड कैसा होगा सर? दूसरा स्ट्रैंड जो है वो न्यू स्ट्रैंड होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको बोलते हैं बच्चा सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू इन्होंने बता दिया कि एक स्ट्रैंड दूसरा मेथड होगा। इसके ऊपर इन्होंने जो है ना यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए है किसने? मिसलसल्स एंड साल्स। ठीक है, मिसलसल्स और साल ने, मिसलसन एंड साल ने जो है एक्सपेरिमेंट किए थे बच्चों इसमें सेमी कंजर्वेटिव मेथड के लिए और बता दिया कि भाई यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन जो है सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। तो बच्चों इन्हें रेप्लिकेशन कैसे बताया, मशीनरी क्या होती है डीएनए रेप्लिकेशन की, तो उसके बारे में बताया कि भाई ये डीएनए का जो है एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड है। इसकी सबसे पहले अनबाइंडिंग होगी बच्चों यहाँ से, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर होगा। तो मशीनरी सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है बच्चों। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, फिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। डीएनए पॉलीमरेज के बाद जो है वहां पर डीएनए लाइगेज की जरूरत पड़ती है बच्चों। किसकी? डीएनए लाइगेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इन सब एंजाइम्स के थ्रू सर डीएनए फॉर्मेशन 5 to हमेशा 3 एंड पर होगा। ठीक है, 5 to 3 एंड पर होगा और यहाँ पर आरएनए प्राइमर की भी जरूरत पड़ती है बच्चों। सर 3 to 5 एंड, ये 5 ये 3 मान लो। ठीक है, 5 और 3 हो गया तो डीएनए का फॉर्मेशन सर इधर 5 से इधर 3, ये तो कंटिन्यूअस हो जाएगा सर। लेकिन मान लो ये 3 है इधर तो इधर 5 हो गया, लेकिन इधर से कंटिन्यूअस कैसे होगा सर? इधर तो ये उल्टा हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ बच्चों ये जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे सर? ये ना छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे और इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को आपस में फिर क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है बच्चों। ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं डीएनए के, जिनको अपन बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, इनको फिर आपस में क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है बच्चों। ठीक है, इनको आपस में जोड़ना पड़ता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को। ठीक है, तो ये डीएनए की मशीनरी के एग्जांपल्स थे बच्चों, या एंजाइम्स थे जो अपने को रिक्वायर्ड होते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों इसको भी अपन फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों।